नमस्कार, द हेडलाइंस टीवी की खास शो द इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे जी, जो कि ऊंचाहार विधानसभा से दूसरी बार विधायक हैं। इससे पहले वो रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रदेश में मनोज पांडे जी को किसी भी परिचय की मोहताजगी की ज़रूरत नहीं है। मनोज पांडे जी विपक्ष को घेरने में हमेशा आगे रहते हैं और आज हम अपने चैनल के ज़रिए से उनसे कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हम इनसे जानेंगे कोरोना जैसी महामारी के बारे में। कोरोना महामारी जो हर तरफ फैली हुई है, इस बारे में हम उनसे जानेंगे सबसे पहले कि इस बारे में उनकी ओपिनियन क्या है। देखिए, जहाँ तक कोविड-19 कोरोना का सवाल है, आज ये एक विश्व व्यापी एक महामारी है और कहीं ना कहीं पूरा विश्व आज इसके चपेट में है और श्रेष्ठ में रहने वाले सभी लोगों को कहीं ना कहीं इससे चिंता है, उससे प्रभावित हैं। और मैं समझता हूं कि देश के सामने और विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती कोविड-19 और कोरोना वायरस के रूप में आज हमारे सामने है। सर, सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसमें आपकी क्या राय? देखिए, जो सरकार में बैठता है और जिसको जनमत रहता है, फैसले लेने के अधिकार उसको होते हैं। देश में कुछ परिस्थितियां अलग आती हैं कभी कभी। एक काल ऐसा भी रहा इस देश में कि कई बार युद्ध का सामना भी भारत को करना पड़ा। लेकिन जब देश में युद्ध की परिस्थितियां आती हैं या कोई महामारी की परिस्थितियां आती हैं जिससे पूरा देश और देश में रहने वाले जनमानस प्रभावित होते हैं, उस समय सरकार की जिम्मेदारी जहां बहुत बढ़ जाती है, वहीं सरकार की ये जिम्मेदारी और दायित्व भी बढ़ जाता है कि सरकार इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के चले और विपक्ष के भी बहुमूल्य सुझावों को इस महामारी से निपटने के लिए, इस संकट से उबरने के लिए उनका भी सहयोग ले, उनका भी समर्थन ले, उनकी भी बहुमूल्य रायों को शामिल करके काम करे। अब जहाँ तक देश की केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की भाजपा की सरकार है, मैं ये तो नहीं कह सकता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जब आज हम बात कर रहे हैं तो भारत में 1,30,000 के लगभग कोविड-19 के इफ़ेक्टिव हम लोगों के यहाँ मरीज हो चुके हैं। बड़ी संख्या में 3,500 के लगभग हमारे यहाँ कैजुअल्टी हो चुकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश संकट में नहीं है। जब चाइना में 82,000 लोग इससे इफ़ेक्टिव हुए थे और 4,200 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी, तो पूरे विश्व में लेकर के कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा था और पूरा विश्व इससे चिंतित था कि चाइना इससे निपट पाएगा कि नहीं निपट पाएगा। हम समझते हैं कि जनसंख्या वाइज भी चाइना हमसे बड़ा देश है और आज जब भारत में हम 1,30,000 के लगभग इफ़ेक्टिव हमारे यहाँ पर मरीज हैं और 3,500 लोग की डेथ हो चुकी है, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए चिंता की बात है। और मैं कह सकता हूं कि आज आवश्यकता है ऐसे फैसले लेने के लिए कि एक तरफ कोविड-19 हमारे लिए चुनौती है, दूसरी तरफ हमारे लिए बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। उससे बड़ी भी एक चुनौती हमारे सामने खड़ी है हमारे परिवार के अप्रवासी श्रमिक मजदूर और जो लोग अपने पेट को पालने के लिए दूसरे राज्यों में हैं। हम समझते हैं कि एक आज़ादी की लड़ाई इस देश में हुई थी, उसको हम लोगों ने देखा नहीं और इतिहास में पढ़ा है। लेकिन आज जिस तरीके से भारत का हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा जिसका प्रतिशत है, जिसको हम मानते हैं कि देश की आबादी में 25% से अधिक है, आज वो हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्रेग्नेंट महिलाएं, 6-6 महीने के दूध मुँहे बच्चे, उनको जिस तरीके से लेकर के लोग आ रहे हैं पैदल, नंगे पैर, ब्रीफकेस पर, ट्रकों पर, टैंकर पर, साइकिल पर, हम समझते हैं दिल को दहला देने वाली, मानवता को तार-तार कर देने वाली ये जो घटनाएं आज देश में और देश के लोगों को देखने को मिल रही है, हम समझते हैं कि कोविड-19 से ज़्यादा दुखदायी है ये। सर, आपने मज़दूरों की बात कही, तो इस वक्त सरकार से और ऐसी कौन सी कमी हुई है जो मज़दूर ही उनका शिकार बनते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार से ऐसी क्या कमी हुई? अगर कोई कमी रह गई है तो वो कहाँ पर रह गई?
देखिए ये कहीं न कहीं फैसले जब लिए गए, इन फैसलों में निश्चित तौर से कहीं न कहीं एक कमी थी। जब भारत को जनता कर्फ्यू का रूप दिया गया 22 मार्च को और फिर 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया पूर्णतया, हम समझते हैं कि उसके पहले देश में बैठी हुई केंद्र की सरकार को ये चिंता करनी चाहिए थी कि जो अप्रवासी मजदूर हैं, इन्हें हम साधन दे करके, इन्हें व्यवस्था करके इनके घर तक हम पहुंचाएं। एक तरफ जब वो मजदूर भूखमरी की कगार पर हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उनके मालिकान उनको काम से निकाल दिया, उनको वेतन नहीं दिया, उनको खर्च नहीं दिया, उनको जाने के लिए पैसा नहीं दिया, तो आप कैसे ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो मजदूर जिसके पास न रहने के लिए छत है और न खाने के लिए व्यवस्था है, वो अपने उस पत्नी के साथ जो बीमार है, उस पत्नी के साथ जिसके 7 महीने का जिसके अंदर गर्भ है, उस बच्चे के साथ जो बच्चा बीमार है, जिसको कैंसर है, टीबी है, लीवर सिरोसिस है, उस बच्चे के साथ वो तड़पते हुए दूसरे राज्य में जहाँ उसको कोई सहारा देने वाला नहीं, वो कैसे रह सकता है? इसकी चिंता पहले करनी चाहिए थी। और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं निर्णय में ये चूक ही कही जाएगी कि अप्रवासी मजदूरों को उनके घर तक अगर अच्छा होता, इसे लॉकडाउन के पहले लाया जाता, तो देश तमाम समस्याओं से पहले ही बच सकता और हो सकता है कि आज हम लड़ाई को जीतने की ओर होते। सर, हाल ही में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर आपने विरोध जताया था, तो आखिर क्या पूरा मामला था जिसको लेकर इतना ज़्यादा टीआरपी में, इतना ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो गया वो मामला? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो श्रमिक और मजदूरों का जो दुख है और दर्द है, भारत में रहने वाला वो कोई व्यक्ति जो दिल रखता है और दिमाग रखता है और मानवीय संवेदनाओं को रखता है, तो उसकी मानवीय संवेदनाएं आज फूट फूट कर रो रही हैं। उनके हालात जिस तरीके से टीवी चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में, और जो हम लोग रोज़ रूबरू हो रहे हैं, जब हम क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए और मजदूरों की सेवा के लिए निकलते हैं, तो उनके हालात देख करके मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो तार तार हो रही हैं। उन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार का एक वो मंत्री जिसको इसी विभाग की रखवाली की जिम्मेदारी दिया गया हो, जो श्रम विभाग का मंत्री हो, वो इन मजदूरों के साथ इतना अमानवीय बात कहे, ये इससे लगता है कि उनकी है ये भावनाएं कि उनकी सरकार की भावनाएं हैं। एक बड़ा गंभीर सवाल है। उन्होंने जिस तरीके से मजदूरों के सवाल पर और श्रमिकों के अप्रवासी मजदूरों के सवाल पर कहा कि ये मौत के सौदागर हैं और मौत बांटने ये आ रहे हैं, हम समझते हैं कि इस लोकतंत्र में, आज़ाद भारत में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए, खासकर उस मंत्री को जिसकी जिम्मेदारी दी गई हो कि वो श्रमिकों की चिंता करेगा, उनके हितों की चिंता करेगा, अगर उसकी ये भावना, और यहीं तक नहीं रुके, सरकार के एक मंत्री का और उस पर बयान आ गया और वो उससे 2 कदम भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये घूमने जा रहे हैं, ये मजदूर नहीं हैं, ये तो घूमने जा रहे हैं, इनके कपड़े देखिए, इनकी शक्ल देखिए, ये तो घूमने जा रहे हैं। आज उस बेबस मजदूर को जिसको 2-2 दिन तक पानी ना मिला हो, उसके पेट में रोटी ना गई हो, और जिसका बच्चा मर रहा हो, जिससे रात में घटनाएं हो रही हों, ट्रक चढ़ जा रहा है, ट्रेन गुजर गई, 16 मजदूर मारे गए, इस तरीके के मजदूरों के लिए इतनी असंवेदनशीलता दिखाया जाना बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यशाली है। और ख़ासकर उस समय जब उन लोगों के मन में ये बात आवे जिनको ये जिम्मेदारी उन श्रमिकों की रक्षा के लिए दी गई है। सर, अगर कोरोना की हम बात करें तो रायबरेली स्तर पे अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा जिला प्रशासन की कार्यशैली पे क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, जिला प्रशासन यहाँ काम कर रहा है, यहाँ के डीएम साहब भी एक्टिव हैं और यहाँ के पुलिस कप्तान साहब भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा और मेहनत से काम कर रहे हैं। उनके काम से हम लोग प्रसन्न हैं। लेकिन हमने जैसे कहा कि ये डेमोक्रेसी है इस देश में, हम लोग चुन करके आते हैं और जनता इस विश्वास पर हमको चुन करके भेजती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये हमको अधिकार और व्यवस्था प्रदत्त की गई है कि जनप्रतिनिधि जो जनता से सीधे चुन करके आता है वो जनता की समस्याओं का निराकरण कराएगा। वहाँ पर ज़रूर हम लोग अनकम्फर्ट होते हैं, असहज होते हैं, जब प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेट वो बिना जनप्रतिनिधियों से कोई राय और सलाह किए हुए
ऐसे कार्य जो जनता को लाभ देने हैं और वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मानमर्दन भी होता है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा कि यहाँ के खासकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरी निष्ठा और मेहनत से उन्होंने कोविड-19 की इस कोरोना वायरस आने के बाद उन्होंने काम किया है। मैं उनको धन्यवाद और बधाई दूंगा। लेकिन ये सुझाव हमारा ज़रूर रहेगा कि शासन में बैठे हुए लोग वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो सीधे जनता से चुना हुआ व्यक्ति है और सीधे जनता के प्रति जवाबदेही है, और भारत के संविधान में इसीलिए हमको चुन करके जनता भेजती है। हमको मालूम है कि कहाँ पर किट्स पहुँच रही नहीं पहुँच रही, कहाँ भूखा व्यक्ति है, कहाँ पर गोदाम से सामान खाद्यान्न कम मिल रहा है, कहाँ बिजली की कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ भूखमरी है, कहाँ गरीबी है, कहाँ इलाज की ज़रूरत है। अगर उसको आपस में सामंजस्य बना करके प्रशासन करेगा, हमें लगता है कि रायबरेली में हम और जल्दी इस पर काबू कर पाएंगे। और ये देश के सामने, देश समेत रायबरेली के भी उसका एक हिस्सा है। जो संकट कोविड-19 का है, इससे मिलजुल करके ही निपटा जा सकता है। और जैसा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये मांग की थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि विधानसभा सत्र, आकस्मिक सत्र तुरंत इस समस्या पर बुलाया जाना चाहिए और कम से कम उस 2 दिन 3 दिन के सत्र में इस चीज़ पर ज़रूर चर्चा कर लेनी चाहिए कि इसको हम और बेहतर कैसे कर सकें, क्या समस्याएं आ रही हैं। और वो हाउस ही उसका सही वो है जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें कोरोना के ही बीच में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन सब चीज़ों को अपना करके हमें रहना है, तो हमें हाउस भी बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम इसे भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने जैसा कहा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये परंपराएं रही हैं कि वो विपक्ष को साथ लेकर के चलें, विपक्ष की रायों को शामिल करें। देश के ऊपर संकट है, इसमें किसी पार्टी के ऊपर संकट नहीं है। आज हम धन्यवाद देंगे कि आज समाजवादी पार्टी के लोग जो विपक्ष में, उन्होंने गांव-गांव, सड़कों पर सेवा का जो भाव और सेवा करके जो उन्होंने सेवा की एक नई लाइन और एक नई दिशा देने का काम किया है अपने निजी पैसे, निजी स्रोतों से, उसने कहीं मानवता को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत किया है। और हम इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कोरोना के शुरू होने के बाद अपने एक विधायक से, अपने एक नेता से, पूर्व विधायकों से संपर्क में हैं और लगातार उनके निर्देश ये मिल रहे हैं हम लोगों को कि मजदूरों की, कमज़ोर लोगों की, गरीबों की सेवा करना है, कोई भूखा न रह जाए, और हम सब लोग उसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आपने अखिलेश यादव जी की बात कही। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था कि कोरोना महामारी लगातार फैलती ही जा रही है और मोबाइल से भी कोरोना महामारी फैल रही है। नहीं, WHO की एक रिपोर्ट आई थी और WHO ने तुलना किया था कि टॉयलेट से भी ज़्यादा गंदा मोबाइल रहता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि लोगों का ध्यान अपने मोबाइल पर नहीं जाता है कि मोबाइल में गंदगी है। तो मोबाइल चूँकि हमारे हरदम संपर्क में रहता है, हम उसको कान में भी लगाते हैं, बात भी करते हैं, हमारे शरीर के लगातार संपर्क में रहता है। तो नो डाउट मोबाइल से कहीं ना कहीं ऐसे दृष्टांत भी आए हैं। कई विश्व की कई कंट्रियों में मोबाइल के द्वारा भी बात करने के कारण, उसका इस्तेमाल करने के कारण ये वायरस तेज़ी से बढ़ा है। और जहाँ तक L1 या L2 जो सेंटर्स बनाए गए हैं कोविड-19 के, तो न्यूज़ चैनलों में भी कई में आया है कि वहाँ कुछ खामियां पाई गई। और मेरा इसमें मानना है कि गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, अगर साफ़ सफाई नहीं होगी, अच्छी खाने की व्यवस्था नहीं होगी, पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तो कोविड-19 जहाँ एक बड़ी चुनौती है, वहीं छोटी बीमारियों को कहीं ना कहीं जो बदहाल व्यवस्था है उसमें हम नई बीमारियों को भी आमंत्रित करने का काम करेंगे। लेकिन उनका तो ये कहना है कि मोबाइल को भी पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। तो एक अकेले इंसान का मोबाइल ही सहारा, तो मोबाइल अगर बैन कर देंगे तो आगे क्या प्रोसीजर हो पाएगा? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है इस चीज़ को, तो उनका कहने का आशय केवल ये था कि मोबाइल भी एक माध्यम है। अगर वो दूसरे के संपर्क में जाता है मोबाइल और फिर वो हमारे शरीर के संपर्क में आता है, तो उससे कहीं ना कहीं वायरस बढ़ सकता है। तो उनका पीछे उसका आशय है कि उसको हम सफाई से रखें, उसे बचा करके रखें, और जो भी एहतियात कोविड-19 से बचने के लिए हो सकती है उनको अपनाया जाए, ये उनका कहने का आशय है।
सर, उन्होंने अभी एक ट्वीट अपना और किया था कि देश की सीमांत क्षेत्रों से चीन के सैन्य घुसपैठ की खबरों की सत्यता व वस्तुति से सरकार पूरे देश को अवगत कराए और अपना पक्ष या स्थिति जाने। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान संरक्षक आदरणीय इस देश के नेता किसानों के माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री जी, अगर उनके पार्लियामेंट के हम उनके भाषणों को देखें, उनकी चिंताओं को देखें, 1983 से लगातार माननीय मुलायम सिंह जी ने ये चिंता व्यक्त किया है और कहा कि जब भी देश को खतरा है, सीमाओं पर खतरा है, देश की सुरक्षा पर खतरा है, तो वो चाइना से है। डोकलाम की इसके पहले की घटनाएं रही हैं, पूरे उसको देश ने देखा है। चाइना ने सदैव धोखा देकर के भारत को अनकम्फर्ट करने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है कि देश की सीमाओं की चिंता और देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल भारत के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से है, तो वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये देश को जानना चाहिए, देश की जानकारी में रहना चाहिए, उनकी घुसपैठ की जानकारी रहनी चाहिए और हमारी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है और हमने क्या सुरक्षा की तैयारी की है। उन बिंदु को छोड़ करके जो जनता के सामने आर्मी के नहीं आने चाहिए, बाकी तो इस प्रजातंत्र में सरकार में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बैठे हुए लोग और जनता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित है या नहीं है। प्रवासी मजदूर जो लगातार अपने घर वापस लौट रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लौट तो वो मैं समझ रहा हूँ बहुत कष्ट में लौट रहे हैं, जब उनके पास रोज़गार नहीं रह गया, उनके पास खाने को नहीं रह गया। जो हमारे नोडल अफसर थे स्टेट गवर्नमेंट के बनवाए गए थे, उन्होंने उनका सही उचित प्रबंधन उनका नहीं हो पाया, प्रबंधन नहीं हो पाया। दूसरी राज्य की सरकारों ने उनको व्यवस्था नहीं दिया, तो उनकी मजबूरी थी कि या तो वो भूखे रह करके वहाँ तड़प तड़प के मरते या रास्ते में इतने कठिन यात्रा को करके वो हिम्मत जुटाते कि वो अपने घर वापस जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो मजदूरों की वापसी हुई है वो कहीं ना कहीं उनके सामने आर्थिक खाने का जो संकट था उसके कारण हुआ है। काश अगर हम सब मिल करके उन्हें बिना इस कष्ट को, असहनीय कष्ट को बिना दिए हुए उनके घर वापस पहुंचा पाए होते तो शायद बहुत अच्छा होता। इस लॉकडाउन में आपने अपने क्षेत्रवासी, रायबरेली क्षेत्रवासियों के लिए क्या किया? देखिए, निरंतर जिस तारीख से लॉकडाउन हुआ है, वैसे मेरे बारे में पूरा प्रदेश जानता है। मैं अधिकतर समय सरकार में मंत्री रहते हुए और संगठन के में भी काम हमको जिम्मेदारी रहती है, उसके बाद भी मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में देता हूँ। और मैंने प्रयास किया, जो हमारे सीमित साधन और संसाधन हैं उसमें हम अपनी कमज़ोर, गरीब और असहाय उस जनता के साथ हम खड़े हो सकें। हमें लगता है कि हमने जो किया है, अगर हम उसका व्याख्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं उन गरीब, कमज़ोर और मजदूर भाइयों का ये अपमान होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि एक परिवार की तरह मैं जो कुछ भी अपने विधानसभा रूपी परिवार के साथ में कर सका वो ज़रूर कम ही होगा, और भी करने की आवश्यकता होगी, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया और प्रयास कर रहा हूँ लगातार कि अपनी ऊंचाहार की जनता के साथ, विधानसभा की अपनी उस जनता के साथ जिसके कारण मैं विधायक हूँ, मैं उसके साथ खड़ा रहूँ। सर, लॉकडाउन को चलते हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और आगे भी इस महामारी को देखते हुए, जहाँ तक कि इसका कोई अभी तक उपाय नहीं निकल पाया है, कोई इलाज नहीं निकल पाया है, बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं, तो बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। इस बारे में आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, हमें दृष्टांत लेने चाहिए। ये कोरोना कोविड-19 वायरस केवल भारत में नहीं है, विश्व के तमाम प्रगतिशील देशों में है। यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया ग्रसित है, जर्मनी ग्रसित है, इटली ग्रसित है, फ्रांस ग्रसित है, ब्रिटेन ग्रसित है, तमाम ऐसे प्रगतिशील देश इससे ग्रसित हैं। हमको सीखना चाहिए उन देशों से। आज वो गरीब, कमज़ोर नौजवान, वो मज़दूर जिसकी रोजी रोटी छूट गई है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है, उसके जेब में पैसे नहीं हैं, उसको दवा लेने का पैसा नहीं है, बीमार माँ का इलाज कराने का पैसा उसके पास नहीं है, अपने भूखे बच्चों के लिए रोटी कहाँ से लाए, उनका दूध का इंतज़ाम कैसे करे, टूटी हुई छत को कैसे ठीक कराए, वो धूप से कैसे बचे, बिजली का बिल कैसे दे, सब्जी कहाँ से लाए। आज इसके लिए उसके जेब में नगद पैसा होना चाहिए।
सरकार को चिंता करना चाहिए। ये गंभीर विषय है। देश इस समय एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आज गरीब मजदूर और गरीब नौजवान और मध्यम श्रेणी के लोग और गरीब लोग आज कहीं ना कहीं 2 महीने के इस लॉकडाउन के बाद बहुत आर्थिक संकट में हैं। केंद्र सरकार को सीधे उनकी जेब में कम से कम इतना पैसा डालना चाहिए कि वो अपने परिवार का इलाज करा सकें और कोरोना से मरने के डर में कहीं वो भूख से ना मर जाएं। इस चिंता और चुनौती को केंद्र की सरकार को सोचना होगा और इस पर कुछ न कुछ उनके लिए पहल करनी होगी और काम करना होगा कि हम नगद पैसा उस परिवार को 8,000, 10,000, 12,000 कम से कम एक परिवार को चलाने के लिए ऐसे परिवारों के हम जेब में दें, तब वो न्यूनतम इतने पैसे से वो अपने परिवार को चला सकते हैं। और शायद ये नहीं होगा तो एक तरफ कोरोना का डर कि आगे भविष्य में क्या होगा, भूख सामने खड़ी है, बेबसी सामने खड़ी हुई है, इलाज सामने खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से पहले भूख की बेबसी उनकी जान ले ले। ये चिंता भारत सरकार को करनी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा राहुल गांधी का वीडियो एक बहुत अच्छे से वायरल हुआ था कि रोड पे वो उतर के गरीबों की मदद कर रहे हैं और उनसे उनके हाल जान रहे हैं। इस बारे में बीजेपी सरकार ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था कि वो लोगों का दर्द नहीं जान रहे, वो सिर्फ टीआरपी के लिए उतरे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, जब इतने बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हो के वो रोड पर उतर सकते हैं तो बीजेपी सरकार से अभी तक रोड पर क्यों नहीं कोई उतरा? सपा सरकार से अखिलेश यादव जी क्यों नहीं निकले? डिम्पल जी कल ही डिम्पल जी रोड पे उतरी, उन्होंने अपनी बेटी के साथ बच्चों की गरीबों की मदद की है उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? देखिए, अखिलेश जी ने लगातार, मैंने जैसे कहा कि 2 महीने से कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई टीवी में ही आकर के और समाचार पत्र में ही छप करके सेवाएं करें। लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को सुझाव दे रहे हैं और जितने अच्छे सुझाव दिए हैं प्रदेश के हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, अगर उन सुझावों में 50% भी सरकार मान लेती तो हम समझते हैं कि आज हालात इतने ना खराब होते। लगातार अपने एक एक कार्यकर्ताओं को निर्देश देना, और अखिलेश जी की नज़र आज, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की नज़र एक एक छोटे छोटे न्याय पंचायत स्तर पर भी है। वहाँ की जानकारी ले रहे हैं, वहाँ अपडेट कर रहे हैं। वही पहले नेता, संवेदनशील नेता थे अखिलेश यादव जी ने, जिन्होंने उस बच्ची को जो ब्रीफकेस के ऊपर उसकी माँ लेके जा रही थी, उसको 1 लाख रुपए मदद करने का काम किया। दुर्घटना हुई औरैया में, बसों में लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तत्काल उनको 1-1 लाख रुपए की मदद करने का काम किया, जबकि सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं लोग कि आज अखिलेश यादव जी चुप बैठे? मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि आज अखिलेश यादव जी सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की देखभाल के लिए अपने विपक्ष में रहते हुए भी, विपक्ष की सही भूमिका भी निभाते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके सारे कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज जनता की सेवा में, मजदूरों की सेवा में आज लगे हुए हैं। सर, इस समय राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस से, तो सदर विधायक हैं अदिति सिंह जी। इस वक्त हाल ही में उन्होंने बसों का ट्रेंड ट्वीट लेकर उन्होंने जो है बीजेपी की तरफ अपना रुख इख्तियार कर लिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, उसमें युद्ध भी होता है, महामारी भी होती है। जब देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो इतिहास और दृष्टांत यही रहे हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा हुआ है। किसी ने कपड़े दिए हैं, किसी ने भामाशाह बन करके पैसे दिए हैं, किसी ने अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग करके मजबूती देने का काम किया, और किसी हमारे भारत के वीर सैनिकों ने सीमाओं पर भी लड़ाई लड़ने का काम किया। जैसे आज कोरोना में हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, आज बिना अपनी जान की चिंता किए हुए काम कर रहे हैं। वैसे ही इस महामारी में चाहे वो राजनीतिक दल हों और चाहे राजनीतिक लोग हों, आज वो खड़े हो रहे हैं, उन्होंने काम किया तो बधाई है उनको। मैं ये इस बात की नहीं बहस करना चाहता हूँ इस देश में कि आप भूखों के लिए, कमज़ोरों के लिए, मजदूरों के लिए, जिनके पेट में रोटी नहीं है, अब उनके लिए भंडारा चला रही हैं और आप उनको खाना खिला रही हैं। उन भूखों को रोटी दे रहे हैं जो कुछ घंटों बाद भूख के कारण मर जाएंगे। कोई एक चलता फिरता हुआ व्यक्ति आपको 50-50 की 10 नोटें देता है
1,000 रुपये की हमारा भी इसमें सहयोग आप ले लीजिए इस पूर्ण कार्य में। आप कहती हैं कि इसमें 2 नोट फटी हैं, 2 कटी हैं, 2 चल नहीं सकते, ये तो साहब कोई प्रश्न नहीं उठता। हम तो ये कह नहीं रहे कि आप हमारा बैनर लगा दीजिए, हमारी होर्डिंग लगा दीजिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक पार्टी ने भी आपको 1,000 रुपये दिया, अब आप कह रहे हैं कि नोट कटी आ गई, इसमें फटी आ गई 2 नोट, तो ठीक है आप साहब 2 नोटें आप न स्वीकार करिए, वो नहीं चलेंगी, उनको रख लीजिए, वापस कर दीजिए। लेकिन जो बाकी पैसे उन्होंने एक अच्छी भावना से दिया है, हमने कहा कि देश युद्ध और महामारी की परिस्थिति में उसमें वो मदद उन्होंने किया, उस मदद के लिए धन्यवाद देना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को। और जो लोग भी इस कोविड-19 महामारी में व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहे हैं उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और अगर किसी पार्टी ने ये काम किया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पार्टी ने कोई काम किया, समाजवादी पार्टी काम कर रही है तो आप मुकदमे लिख रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप पैकेट्स बांटने वालों के नाम मुकदमे लिख दे रहे हैं, आप पानी पिलाने वाली उस महिला के नाम मुकदमा लिख दे रहे हैं, जो बसों में निकलती हुई NH पर हाईवे पर एक महिला जो पानी पिला रही है, अब उसको कहेंगे कि हम 188 का मुकदमा लिख देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के काम करना चाहिए। आपको अगर किसी ने उन मजदूरों को लाने के लिए बस का ऑफ़र किया है, उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जो बसें ठीक हैं उनका आप उपयोग करिए, इस पर बहस का कोई औचित्य नहीं है कि बसें कितनी खराब हैं कितनी अच्छी हैं। जितनी अच्छी हैं उनका उपयोग क्यों नहीं किया भारत सरकार ने, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे चैनल के माध्यम से इस कोरोना महामारी को लेकर आप जनता से और सरकार से अपना मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, हम आज यही कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र ऊंचाहार से लेकर के समस्त भारत के देशवासियों से, सभी नागरिकों से, अपने भाइयों से, एक बड़ी चुनौती देश के सामने आई है, जो न किसी मजहब को देखेगी, न जात को देखेगी, न गरीब को देखेगी और न अमीर को देखेगी। ये बीमारी से सबको मिल के लड़ना है, पूरी संवेदना से लड़ना है, मानवता को पूरी मजबूती से ध्यान में रख करके लड़ना है और हर उस गरीब और कमज़ोर की, असहाय की मदद हम सबको मजबूती से करनी है, जो किन्हीं कारणों से आज आर्थिक तंगी में है। उसको 2 समय की रोटी, उसकी दवा, उसका इलाज, उसकी चिंता करने की ज़रूरत भारत के हर रहने वाले लोगों की है। और ये सच है कि सोशल डिस्टेंसिंग और घर से बाहर निकलने पर मास्क, इसका एहतियात हमें रखना होगा। अपना बचाव हम तभी कर सकते हैं जब हम सतर्क रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे और मास्क का उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार पांडे जी। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे सभी सवालों का जवाब उन्होंने बहुत ही बेबाकी से दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार पांडे जी कि आपने अपने कीमती समय हमें दिया। तब तक के लिए देखते रहिए द हेडलाइंस टीवी। हम अपने चैनल के ज़रिए से आपसे यही अपील करना चाहेंगे, घर पर रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें।